I'd also like to invite Comrade Akhtar Hussain, who is also a former president of the Sindh High Court Bar Association and a member of the Pakistan Bar Council and the Judicial Commission of Pakistan. He is also, I believe, still the president of the Workers' Party, Awami Workers' Party. And President, sir. And thirdly, I'd like to invite Mr. Danish Afridi, who is a senior advocate of the Supreme Court. He also has an illustrious legacy. His father was the famous Lala Latif Afridi, who was a former president of the Supreme Court Bar. Our fourth panelist, I think, may be joining us later. I'm not sure. Ms. Sumaira Hussain, who is a newly elected member of the Punjab Bar Council. But I think we'll get started anyway before. आगाज़ हम दानिश अफरीदी साहब से करते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा वो ये है कि तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो पहले करें 5-1 मिनट में, उसके बाद फिर देन वील हैव अ मोर ओपन कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, और फिर एंड में जो ऑडियंस से क्वेश्चंस हैं वो हमारे पैनलिस्ट आंसर करेंगे। दानिश साहब, अगर आप आगाज़ करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Respected audience, distinguished participants, ladies and gentlemen, my dear colleagues, Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is the role of Bar in Pakistan's movement for democracy. पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया 1947 में, तो तब से जब पहले दिनों में पाकिस्तान के दूसरे ही साल जिन्ना साहब रहलत फरमा गए, तो पाकिस्तान एक मसले का शिकार हो गए। 1954 में कानून साज असम्बली तोड़ी गई, आइन साज असम्बली, वो एक दूसरा मसला बन गया। उसके बाद 1956 का आइन बनाया गया, जो कि 2 साल तक नहीं चला और वो भी ख़त्म कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान शुरू से मसाइल का शिकार रहा। वकला की जहाँ तक बार के रोल का ताल्लुक़ है, तो वकला ने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए किरदार अदा किया है। वकला बार जो है वो कभी भी डिक्टेटर्स का या मार्शल लॉ हुकूमतों के बरसरे पेकार नहीं रहे। उन्होंने सोशल वर्कर्स की हैसियत से, वकीलों की हैसियत से, सियासी वर्कर्स की हैसियत से मुख्तलिफ़ जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और कोशिश की है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो सके और जमहूरियत का बोल बाला हो जाए। इस हवाले से अगर मैं 2007 के मूवमेंट का हवाला दूं तो शायद मैं गलत ना होऊंगा। जब एक डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को हटा दिया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, उसके जो उसमें दूसरे मरहले में उसने उसका आगाज़ कर दिया और उसके साथ वकला एक तहरीक की शक्ल में खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार भी उसके साथ खड़ी हो गई, हाई कोर्ट बार्स भी पूरे पाकिस्तान के उसके साथ खड़े हो गए, डिस्ट्रिक्ट बार्स भी हर ज़िले के उसके साथ खड़े हो गए और उन्होंने बहुत सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की। उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने उन पे बम हमले हुए, उनको जलाया गया, उनको कत्ल किया गया, यहाँ तक कि उन पे गाड़ियाँ बख्तरबंद चढ़ाए गए और मेरे वालिद साहब ख़ुद उसमें एक हादसे का शिकार हो गए, उन पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। तो कहने का मकसद ये है कि वकला ने पहले ही दिन से पाकिस्तान के आगाज़ से लेकर अब तक जो बार है उसने एक मुस्बत किरदार अदा किया है। अगरचे जब 2009 में चौधरी साहब बहाल हो गए तो एक जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो गई और उस एक्टिविज़म से कुछ मसाइल भी पैदा हो गए और उन मसाइल में से एक मसला ये था कि उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया
और साथ ही उनके बाद एक दूसरे जज साहब ने एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया। तो इस जुडिशल एक्टिविज़म का एक मसला या तकलीफ़ भी उसने पैदा कर दी और उसने निज़ाम में एक गड़बड़ की सिचुएशन भी पैदा की। लेकिन अदरवाइज़ अमूमी तौर पर बार ने पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत में इस सिस्टम में एक मुस्बत किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अफरीदी साहब। अब मैं दावत दूंगा अख्तर हुसैन साहब को। अफरीदी साहब ने बार की हिस्ट्री में डिस्क्राइब की, उनका जो मुस्बत किरदार है, इस चीज़ पे भी ज़रूर रोशनी डालिएगा अख्तर साहब के आया बार में वही उसी किस्म की वाइब्रेंसी आज भी पाई जाती है और मुस्तकबिल में इसका रोल आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया जी। शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि बाहर की तरफ से या हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल तो पाकिस्तान बनने के बाद ही, जब मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ तो वहाँ से ही स्ट्रगल शुरू हो जाती, क्योंकि करारदाद मकासद आप स्टेट रिलीजन आपने मज़हब को बना दिया और वहीं से अगर आप, मैं कल अपनी गुफ्तगू में भी जब डेमोक्रेसी पर बात हो रही थी तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंतखाब हो जाएं और इंतखाब के ज़रिए गवर्नमेंट कायम हो जाए। हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी इंतखाबात करवाए हैं और उसको कभी हमने डेमोक्रेसी नहीं माना। उसके ख़िलाफ़ बाहर और इस मुल्क के अवाम ने एक तवील जद्दोजहद की है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट सॉवरन हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो और इस मुल्क के तमाम शहरियों को बग़ैर किसी मजहबी या जिनसी तफरीक के बराबर के हकूक़ हासिल हो। इन असूलों के बग़ैर डेमोक्रेसी बेमानी। और इसके लिए एक आप देखें कि भाई 49 से लेके जो है वो एक स्ट्रगल शुरू होती है और फिर आप मार्शल लॉ का दौर आ जाता है और हर मार्शल लॉ की, खा वो अयूब खान का मार्शल लॉ हो या खान का मार्शल लॉ हो या उसके बाद के जो ज़िया-उल हक़ का हो या मुशर्रफ का हो, उस तमाम अदवार के अंदर एक बार ने तवील और कंसिस्टेंट स्ट्रगल की है। मेरे नज़दीक जो सलाउद्दीन साहब ने बात की है कि जब मार्शल लॉ होता है तो उस वक्त तो हमारी बार यूनाइटेड होती, पूरी बार जो है वो एक क्योंकि उनके प्रोफेशन का मसला आ जाता है और जो उसके अपने रोज़गार के साथ भी उनका जुड़ा हुआ है, अदलिया के साथ, और मुल्क के अंदर भी मार्शल लॉ को कभी वकला ने एक्सेप्ट नहीं किया है और उसकी किसी भी सूरत को उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है। लेकिन जब मार्शल लॉ नहीं होता और सियासी पार्टियों की हुकूमतें कायम हो जाती हैं तो फिर हम में तकसीम शुरू हो जाती। आपने ये देखा, इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो आपने नून लीग लॉयर्स फोरम, पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम, तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम, जो हमारी हुक्मरान तबके की पार्टियों ने, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने लॉयर्स फोरम बनाए हुए हैं और वो लॉयर्स फोरम अपनी हुकूमत के सपोर्ट में या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के नुक्ता नज़र से वो उस तहरीक में तकसीम पैदा करते हैं। कॉमन इशू क्या है? जब तक हम ये बात नहीं सोचेंगे कि हम अपने लीगल फैटर्निटी के प्लेटफॉर्म पर कुछ असूल मुतय्यन नहीं करेंगे, उन असूलों की बुनियाद के ऊपर अपने को आपको ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, तो ये तकसीम हम में होती रहेगी। आज भी ये है कि आपने अब अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं तो आपने 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम आ गई, तो उसके ऊपर डिवाइड है। अब मेरे भाई हैं मोहतरम, इन्होंने कहा कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि सही हुआ। मैं जुडिशल कमीशन में 5 साल रहा और ये बात सही है जो कल के सेशन में भी मेरे दोस्तों ने की कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर
5 साल तक हमारी स्ट्रगल रही अपने जजों से कि भाई आप अपनी डिस्क्रिशन छोड़ें, रूल्स अमेंड करें, क्राइटेरियाज मुकर्रर करें। और हर दफ़ा भून साहब गवाह हैं कि मीटिंग में जाने से पहले मैं चारों सूबों की बार काउंसिल्स के जो नुमाइंदे हैं उनकी मीटिंग करके जाता था एक कॉमन रेजोल्यूशन के साथ, ताकि शायद इसका किसी पर असर हो। लेकिन उस जुडिशल कमीशन के ऊपर जिसमें हमारे जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी, हमें एतराज़ात होते थे और उसका मुतबादल चाहते थे और उसमें तरमीम चाहते थे। लेकिन जब 26वीं तरमीम आई तो आप कभी दुनिया की तारीख़ में या डेमोक्रेटिक जो है वो किसी तारीख़ के अंदर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई हैं कि आपको बिल के ही नहीं पता हो कि सुबह क्या आने वाला है। यानी जिस लीगल फ्रेटर्निटी के साथ आप मुंसलिक हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट हमारी स्टेट का, मुझे यहाँ नीज़े बीबी होंगी, इन्होंने जिस दिन बिल सुबह आ रहा था तो इन्होंने मुझे आफ्टरनून में फ़ोन किया कि सुबह 26वीं तरमीम का बिल पेश हो रहा है और आप से हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल ही नहीं है हमारे पास, तो मैं आपसे बात क्या करूँगा। उन्होंने कहा मेरे पास आ गया है, मैं आपको भेजती हूँ। उन्होंने मेरे पास बिल भेजा, रात को प्रोग्राम किया, सुबह जो बिल पेश हुआ और पास हो गया वो भी नहीं था जो शाम को मुनीज़े को दिया गया था। मतलब है ये सूरत हाल है हमारे पास। और जिस तरह की अमेंडमेंट्स की गई और जिस तरह से हुआ, अब आप कोई क्राइटेरिया के बगैर कोई किसी के अब चूँकि नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है तो वो अपनी मेजॉरिटी से अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं। ये भी नहीं चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है कि उन बहसों में जब हम रूल्स में और अमेंडमेंट की बात करते थे तो ये अहमद साहब, मैं तो चूँकि मुतफ़िका नुमाइंदा था बाहर का, तमाम सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उसका, तो मैं सबसे मशवरा करता था। अहमद साहब से भी उन रूल्स के ऊपर कितनी दफ़ा हमने, सलाहुद्दीन साहब से भी मीटिंग की और उनसे हमने मशवरे किए। और एक हमारे पास साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी आया था कि साहब साउथ अफ्रीकन पैटर्न पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट साउथ अफ्रीकन पैटर्न पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है? ज़रा देखें तो सही कि साउथ अफ्रीका में क्या है कि जिस कमीशन के अंदर वेमेन कमीशन का नुमाइंदा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का नुमाइंदा है, लेबर कमीशन का नुमाइंदा है, किसान कमीशन का नुमाइंदा है, वो तो पीपल्स कोर्ट जो है उन्होंने तसव्वुर उसका पेश किया हुआ है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बनाई है उसके अंदर आप एक चीफ जस्टिस साहब और 6 जजों को प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर देता है और उनकी उम्र 68 साल कर देता है कि उनके अगले मैलाफाइडीज यह है कि अगले टर्म तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे ही रहेगी उनकी नॉमिनेटेड। तो कौन सी डेमोक्रेसी है ये? किस किस्म की डेमोक्रेसी है? किस किस्म की अदलिया की आज़ादी है? और किस किस्म की लेजिस्लेशन है जो रातों रात होती है, सुबह किसी को पता नहीं चलता, अखबार में पढ़ा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है। आम कोई लॉ की अमेंडमेंट तो छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेंबरों को पता नहीं होता पार्लियामेंट के कि क्या आने वाली। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो उन तमाम इंस्टीट्यूशन की आज़ादी का है और उसके साथ उसकी जो है वो तहरीक है। अब आ जाता है हमारे लीगल फ्रेटर्नी का रखा है कि रोल ऑफ बार जो है उसके अंदर आप देखें कि हमारे लीगल एथिक्स जो हैं उसके अंदर एक बात हमें पढ़ी है हमने कि वी ओ डिप्टी, सारे मेरे वकील भाई जानते हैं, टू द कोर्ट एंड टू द क्लाइंट, एंड थर्ड है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी ओ डिप्टी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये है पब्लिक सर्विस, पब्लिक कमिटमेंट, अवाम के फंडामेंटल राइट्स के साथ कमिटमेंट कि अवाम के जमहूरी हकूक़ का हम ना लोगों को बताएं कि उनके जमहूरी हकूक़ क्या हैं, बल्कि उनके जमहूरी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। ये हमारा रोल बनता है बार का। और फंडामेंटल राइट्स पर भी जब जाते हैं तो कल मैंने कहा था कि सिर्फ फंडामेंटल, हमारे यहाँ आप एक और कंसेप्ट है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अहमद ने कह दिया कि कॉमरेड करके मुझे बुलाया, वो बात उनकी ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग कॉमरेड। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
एवरी कैपिटलिस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का चैप्टर है। कहते ये हैं कि ये बाज़ राइट्स हैं तो फंडामेंटल, लेकिन हमारी इकनॉमिक्स नहीं दे सकती है, इसलिए उसको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में दे दिया गया है। और इतने सालों की 73 से लेके अभी 18वीं तरमीम में सिर्फ एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है एजुकेशन का। वो एजुकेशन का राइट आपने 16 साल की तालीम का दिया है, लेकिन आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं। आपने आर्टिकल 25A तो बना दिया 16 साल का, लेकिन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बूट पॉलिश करते हैं, खेतों में काम करते हैं, भीख मांगते हैं। लेजिस्लेशन कोई नहीं है कि क्यों कैसे उनके, और वो अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं, 10-20 रुपए भीख मांग के ला के माँ बाप को देता है, उस बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे? उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए। कभी हमारी बाहर ने इन इश्यूज़ को उठाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स के हैं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू शेल्टर जो है, ये आपके राइट्स जो हैं ज़िंदगी के बुनियादी हक़ हैं, जो राइट टू लाइफ में आते हैं। और भी बुनियादी हकूक़ के हवाले से हमें मेरे ख्याल में टाइम शॉर्ट हो रहा है, हमें इसके लिए बाहर को आवाज़ उठानी चाहिए। और बाहर के अंदर जो है वो पार्टीज़, खुदारा मैं कहूँगा अपने दोस्तों को कि पार्टीज़ एफिलिएशन के बजाय बाहर के मेंबर जब आप बनते हैं तो वो बाहर के ये इश्यूज़ जो हैं प्रिंसिपल्स के, अदलिया की आज़ादी के, डेमोक्रेसी जिसको हम समझ रहे हैं कि जो इक्वल राइट्स टू द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है, इस हवाले से और अपने तमाम लॉज की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से प्रोग्रेसिव बुनियादों का होनी चाहिए, इन बुनियादों के ऊपर हमें वकीलों को जमा होना चाहिए और उसके ऊपर कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है। हमारी स्ट्रगल कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है। कल डेमोक्रेसी और भी बेहतर हो जाए तब भी हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी, उस वक्त तक जब तक लोगों के ये राइट्स हासिल नहीं होते। शुक्रिया। थैंक यू अख्तर साहब। बून साहब, अख्तर साहब बार के हिस्टोरिकल रोल की बात कर रहे थे मार्शल लॉ के दौरान, मगर कुछ मौजूदा रोल से शायद कोई मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आसमा जहांगीर फाउंडेशन का और बाकी सारे कोस्ट का कि ये एक मुकालमे के लिए एक प्लेटफार्म जहाँ पे अपनी अपनी राय का इज़हार करने के लिए तमाम दोस्त। मैं सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि बार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बार एक प्रोफेशनल बॉडी है और बार को कभी पॉलिटिकल पार्टी का रोल अस्यूम भी नहीं करना चाहिए। बार का रोल उसी वक्त सामने आया है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर स्ट्रेन्स, और वकला बरादरी ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की अमलदारी के लिए, उस आइनी जिद्दोजहद के नतीजे में उस आइन को बहाल करने के लिए जो अपनी जिद्दोजहद की, वही एक तुर्रा इम्तियाज़ है हमारी बार का। ये बात ठीक है कि यहाँ हमेशा जो हमारे सियासी अदवार हैं वो अंडर स्ट्रेन रहे, उसको हमेशा टर्बुलेंट रहे फॉर द रीज़न्स के मुख्तलिफ आमर आए, वो खा अयूब खां हों, उसके बाद ज़ियाउल हक हों, परवेज़ मुशर्रफ हो, और बाज़ औक़ात तो इसी तरह का रोल हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी अस्यूम किया। तो इसलिए बार को जो हमारा सियासी अदवार थे उनको आमरीयत ने हमेशा अपने शिकंजे में रखा, जिससे हमारी जो सियासी ग्रूमिंग थी वो उस लेवल पे नहीं हो सकी। और उन अदवार में ही बार का रोल हमेशा कलीदी रहा, खा वो अयूब खां का दौर हो, खा वो ज़ियाउल हक का दौर हो, खा वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, या आज जब भी कभी शहरी आज़ादी की बात की जाती है तो वो बार के प्लेटफार्म से करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना रोल उनका है, लेकिन हमने देखा है कि जब बार की जिद्दोजहद के नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के
कुछ अपने अगराज़ो मकासद हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज बार को बिल्कुल इग्नोर करके अपना अपना एजेंडा लेके आगे चलती हैं, जिससे एक बार में भी एक पॉलिटिकल पार्टीज की कारकर्दगी के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह आपने देखा कि इन्हीं जो अदवार थे या जो मामलात थे उसमें शहरी आज़ादियाँ जो थीं वो सुकड़ती गई। जब भी शहरी आज़ादियाँ को उनकी स्विक स्पेस जो है वो कम होती गई तो इसके नतीजे में बार ने हमेशा रिएक्ट किया। आपने देखा 2007 की मूवमेंट थी, वो एक यकनुकाती मूवमेंट थी कि बार ने कलेक्टिवली एक नेक नीति के साथ एक मूवमेंट शुरू की, रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इससे ज़्यादा वो फिर डेमोक्रेसी की हद तक नहीं थी, उसको हमने अचीव किया। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हमारे उस फंक्शन के नतीजे में 20 जुलाई की जजमेंट के नतीजे में उस वक़्त के जज साहिबान जो थे वो रिस्टोर हुए थे। और उसके बाद उसी रेस्टोरेशन के बाद मुझे याद है अगस्त में जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने एक तकरीर की थी कि हमारी रेस्टोरेशन के नतीजे में हमारे बार के कई मेरे कोलीग जो हैं जो उस मूवमेंट में मौजूद थे वो बिलियनर बन गए। तो हमने फिर हमारे बार के लीडर्स ने उसको मिसयूज़ किया, जिसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आपके सामने ग्रो करती गई। इसी तरह अब हमने देखना ये है कि हम बार की इस सारी सिचुएशन में बैलेंस कैसे रख सकते हैं, बैलेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखना होगा। इसी तरह बैलेंस बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, ये हमें देखना होगा। इसी तरह बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर एंड प्रिजर्विंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये सारा बैलेंस हमें देख के आगे चलना होगा कि हाउ वी हैव टू कीप दिस बैलेंस इन ऑल दीज अफेयर्स। इसी तरह मौजूदा सूरत हाल में आपने देखा कि इतनी बार की जो अख्तर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इस हवाले से हमेशा ये रहा कि बार का एक रोल होता था, लेकिन आज की बार में डिवीजन क्यों है? डिवीजन इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की ने अपनी वाबस्तगी की बुनियाद पर अपने अपने विंग्स को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से बार में एक पोलराइजेशन हो गई है। अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने पर्सनल मोटिव, पर्सनल प्रोजेक्शन, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जब हम बार को इस्तेमाल करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि बार का वो रोल जो हम तवक्को कर सकते हैं वो लें। जैसे हम हमेशा देखते हैं जब हम मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था तो हम यही हमारा आइडिया था, सलाउद्दीन भी उन बहुत सारे केसेस में पेश होते थे, तो हम ये कहते थे कि बार जो है अगर हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एनी मेंबर of the National Assembly and he can move, and thereafter if the government has lost its majority they should smoothly move that motion, and thereafter in consequence if they retain they should stay, if they go they, लेकिन यहाँ political parties ने उस constitutional process को रोका, और उस रोकने के नतीजे में जो इंतशार और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया उसके नतीजे को आज भी सफ़र कर रहे हैं। आज भी हम वी आर फेसिंग दैट क्राइसिस जस्ट फॉर द रीज़न बिकॉज हेयर इन दिस कंट्री व्हाट वी हैव सीन, वेदर दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वेदर दैट इज
PTI, whether that is JUI, मैंने देखा है, everybody says, if we are not, then we don't recognize this government, whosoever is, what is the democracy, and they are not ready to recognize any type of democracy. एक बात जो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा कि यहाँ पे इस ग्रुप बंदी और फैक्शनल और सिलेक्टिव जो हमारी अप्रोच है, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो आईनी इक़दार हैं वो अंडरमाइन हो रही हैं, जिनके लिए हमें देखना होगा। ख़ास तौर पे बात की आज की आईनी तरामीम के हवाले से, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस मुल्क की उस वक़्त की सारी पॉलिटिकल एलीट 2007 में इन्होंने COD किया था, जिसे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, उसके बाद उसको PTI के इमरान खान साहब ने किया, JUI ने किया, अत्तल इम्कान तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने ये रिजॉल्व किया कि देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। व्हाई वी आर क्लैमरिंग व्हेन इट हैज बिकम फॉर द रीजंस we are asking from the day one, it should be ideal, it should be according to our wishes and it should go accordingly. अब बात यह है कि एक चीज़ जो आपने प्लेस की है, इसमें सुकम भी होंगे, इसमें कमी भी होगी। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज के जो आईनी अदालत के जज हैं वो क्या 200 साल की जिंदगी लिखा के आए हुए हैं? आज का जो फील्ड मार्शल है वो 200 साल की जिंदगी लेके आया है। आज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो 150 साल की जिंदगी लेके आया है। दे हैव देयर ओन कैलेंडर, दे हैव देयर ओन लाइफ। एक तभी जिंदगी है, एवरीवन हैज टू गो एंड वी आर ऑल पेरिशेबल स्पीशीज एंड वी हैव टू सी ऑल दिस if we want to contribute for posterity, if we want to contribute towards the nation, if we want to contribute towards the country and for a sustainable political process, then we have to sit on the table and we should negotiate that what process should be adopted and what should be the terms and conditions, how we can take along this country. If present government is there, we are not going to recognize. If the PTI is there, the other party says we are not ready to. People's Party says we are not ready to recognize this. So what I say, the leader of the opposition, Mohtaram Achakzai Saab, he is sitting here. He is the person who matters a lot in the present scenario. I think there is a responsibility. Sorry to take what आपने ये क्वेश्चन किया FCC के हवाले से. What I as a practitioner, what I have seen as a practitioner, दादे का मुझे अख्तर साहब ने 1 साल पहले बताया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अख्तर साहब ने बताया कि मैंने एक केस 1975 में हुआ था फाइल. After 55 years, still that case is there and that has been decided 1 year back. After 55 years. Why we are asking for there should not be, if there is a division of work, हम ये सारे अल्ले तलल्ले जो अशराफिया के केसेस हैं उनके लिए पूरा नत्थू फत्तू आम आदमी का केस जो है, वाई वी स्टॉल दी होल प्रोसेस के इनकी आज रिजर्व सीटों का केस है, आज स्पीकर की क्वालिफिकेशन का केस है, आज पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकग्निशन का केस है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑल केसेस वेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ common individual is involved, he is being jeopardized. So I think the Federal Constitutional Court, that may not be ideal today, but I think that is the only solution to keep the federation together. For the reason, for the first time in the history of Pakistan, this is the only court wherein judges from all the 4 provinces are equal in number. And thereafter, they will decide the matter.
These are the same judges which were in our courts or in Supreme Courts, and I have not appointed those judges. Akhtar Sahab has not appointed those judges. These are judges which were outcome of Liars movement, who are sitting there, and they were still, their position is compromised. For example, I just point out without naming, with regard to the matter of reserve seats, when the matter was dealt by the High Court Commission, then the Peshawar High Court, thereafter Peshawar High Court, and the matter went before the Supreme Court. The judges, the lawyer from the other side, without naming, I asked them, this judgment is right? They said they have exceeded, they could accommodate Sunni Itaad Council, but certain shift, just for the reason that there should not be amendment, because the judge who was heading the bench, he was apprehending I may not be in Chief Justice in consequence of the amendment. So there are self-serving judgments. Our superior courts are passing self-service judgments, and the bar should not go by the popular slogan. Rather, they should talk sense, they should talk the Constitution, they should talk about the implementation of law. So I have taken lot of time. Sorry for, but the matter requires clarification and not at all. Thank you very much. भून साहब, बल्कि पहला सवाल भी आपसे कर लेते हैं। मैं समझता हूँ इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि शायद आज के दिन में आप बार की सियासत में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। आप आज़म नज़ीर तारिर साहब के साथ इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी हेड करते हैं, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी मशहूर है। अब आसमा जहांगीर साहिबा जो थी, वो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थी कि मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए सिविलियन अफेयर्स में। आपको याद होगा एक उनका वायरल इंटरव्यू हुआ था मेयर बुखारी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौजी डफर होते हैं, इनको सियासत का कुछ नहीं पता, जर्नैलों का काम है गोल्फ खेलना और प्लॉट हड़पना, और इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाती। एक हफ्ते पहले मैं सुन रहा था, हारून रशीद साहब थे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं, आपसे उनकी वाबस्तगी भी है। उन्होंने मतीउल्लाह जान के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि ईमान मज़ारी ने जो बातें की थी, उनके जो हरकत थे, उनको सज़ा बिल्कुल सही मिली, और जो भी इदारों के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपकी राय में बार में कोई एवोल्यूशन आई है? उस पोजीशन और आज की पोजीशन में कोई तज़ाद है, या आसमा जहांगीर का वो जो उस वक्त जो मौक़िफ़ था वो रेजिस्टेंस की तरफ था और आज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है? उस पर थोड़ी सी मैं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि I was out of country when that event took place. I was not aware about what, because मैं किसी भी हवाले से, मैं अपना मौक़िफ़ से, मैं किसी भी हवाले से उस सज़ा को जस्टिफाइड नहीं कहता। मैं किसी भी हवाले से उस सज़ा को जस्टिफाई नहीं कहता। हमारा आईन ये नहीं कहता। जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं और बाकी चीज़ों के, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने अपनी किताब जो थी लास्ट रिकन्सिलिएशन में लिखा, इवन ग्रॉटेस्क्यू मर्डरर हैव द राइट टू फेयर ट्रायल, व्हाट टू टॉक ऑफ एनीबॉडी एल्स। सो ये उनकी ज़ाती, मैं उनका पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है, मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से मैं उस सज़ा को जस्टिफाई नहीं करता। और इसी हवाले से मैंने कांटेक्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, जनाब वाजिद गिलानी साहब से। मैंने कांटेक्ट किया मंजूर जज्जा साहब जो सेक्रेटरी हैं, और उनको कहा कि यू प्रोवाइड
every legal help to Iman Madari only for the reason कि because I being one of the member of the bar and being one of the worker of the bar, what I see, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक सकेंगे तो मेरा ख्याल है ये ना प्रोफेशन के लिए ठीक होगा ना मुल्क के लिए ठीक होगा। और दूसरी बात, एक बात मैं हमेशा बात करता हूँ, हम सख्त से सख्त बात करते हैं, हम रोस्टम पे खड़े होकर बात करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मैं सारी ज़िंदगी, अख्तर साहब बड़े भाई हैं, इनसे सीखा है लेकिन हम अपने अल्फाज का चुनाव हमेशा ठीक रखते हैं। अल्फाज का चुनाव जो है वो हमेशा ठीक होना चाहिए। बहैसियत वकील हमारी ज़बान से गाली नहीं निकलनी चाहिए, इसीलिए हम मुकालमे की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि एक दूसरे से बात करने की, मुखालिफ नुक्ता नज़र को सुनने की। इसलिए मैं आपके इस क्वेश्चन को पूरी तरह एड्रेस करते हुए मैं ये बात करूँगा कि वी स्टैंड विद द बार एंड वी स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम किसी का तरह की, मैं ये समझता हूँ कि किसी हवाले से, मैं ये भी बात आपको करता चलूँ, मैं ये आखिरी बात, मैं नहीं समझता कि सिविलियंस का जो है आर्मी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों को चलाना चाहिए, ना कि दूसरे इदारों को इनक्रोच करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भून साहब। अख्तर साहब, भून साहब ने बात की सिविलियंस के ट्रायल की कि किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। आपको भी याद होगा क्योंकि आज हम आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हैं, तो जो इनिशियल केस था आसमा जिलानी का केस, वो याया खान और ईस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के बावजूद उन्होंने वो चैलेंज किया था। फिर 97 में जब नवाज शरीफ साहब भी लेके आए थे मिलिट्री कोर्ट्स, उस वक्त MQM और शिया सुन्नी फसादात हो रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। फिर इवन आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जब 150 बच्चे को शहीद किया गया, उसके बावजूद जब आईनी तरमीम आई थी तो उन्होंने उसके खिलाफ भी पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। कल गालिबन लॉ मिनिस्टर साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर मिलिट्री ट्रायल होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स जस्टिफाइड हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो कौन मुकर्रर करेगा कि कहाँ है रेड लाइन, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक फेयर ट्रायल आपको मिलेगी और कहाँ आपको फेयर ट्रायल का हक नहीं होगा? ये कैसे तयन किया जाएगा? और बार का इसमें आप मौजूदा हालात में आप क्या रोल देखते हैं कि क्योंकि जैसे कि आपको पता है सैकड़ों लोगों को मिलिट्री ट्रायल्स हुई हैं मुजस्मे तोड़ने पे, इधर उधर पब्लिक प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन पे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ना सलाउद्दीन साहब, पहली बात तो असूली है कि भाई मेरे ख्याल में भून साहब ने भी उससे एग्री किया है कि हम किसी तरह से भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको हर सूरत में रजिस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं इससे ज़रा आगे वाली बात आपसे कर रहा हूँ कि क्यों इस वक्त मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है लीगल फ्रेटर्निटी को, और कहाँ जा आपने जो अनुमान रखा है डेमोक्रेसी का। जब हमारे एक मिनिस्टर साहब कहें कि भाई हम हाइब्रिड रिजिम हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, पार्टनरशिप में हैं, और वो पार्टनरशिप किसके साथ है? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? फिर क्या वकला का आज रोल नहीं बनता है कि वो इस मुल्क में एक ट्रू पार्लियामेंट्री फेडरल रिपब्लिक कायम करने के लिए स्ट्रगल करें? स्ट्रगल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पर एक होगी और वकला के लेवल पर एक होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकला कोई सियासी पार्टी है, लेकिन वकला में समझता हूँ कि हमारे मुल्क के तजर्बात के तहत हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं,
उनसे ज़्यादा वकला जो है वो ज़्यादा बाशऊर हैं, उनको हम तसव्वुर करते हैं ज़्यादा बाशऊर, और उस शऊर के साथ वो अपने को भी मनज़म करने की बात करें और अवाम में भी आगाही पैदा करें कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर एक ट्रूली इसको फेडरल रिपब्लिक बना सकते हैं। क्योंकि जिस हद तक मैं समझता हूँ कि जो फोर्सेस, इसमें वो भी बात है कि हमारे कई एक लीडर्स जो हैं बाहर के, वो आके कह देते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। अरे भाई, वकील से ज़्यादा किसका ताल्लुक़ सियासत से है? लेकिन फ़र्क यह है कि कोई अपनी सिर्फ पेट की सियासत करना चाहता है, कोई पब्लिक सर्व करना चाहता है, अवाम की सियासत करना चाहता है। तो इसलिए हमें इस शऊर को उजागर करना चाहिए कि वी ओ ड्यूटी टू द पीपल, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस, लोगों को फंडामेंटल राइट्स की आगाही देना, मुल्क के अंदर जमहूरी, ट्रू जमहूरी इंस्टीट्यूशंस के कायम करने के लिए सर्व करना, मुतहर्रिक करना, ये हमारी वकला बरादरी का फ़र्ज़ है। अब आप ये जितनी आप देखें ना कि आप जमहूरियत का हिस्सा जो है वो आप वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पीका लॉ जो है, इससे ज़्यादा ब्लैक लॉ ऑन हिस्ट्री हो सकते हैं, जिनके तहत जो है वो ईमान मज़ारी को भी और हादी को भी सज़ा हुई है और बहुत सारे सहाफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आज तो उस स्टेज पर हम चले गए हैं डेमोक्रेसी के कि 50 आदमियों की हम मीटिंग प्रेस क्लब के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मार्शल लॉ से ज़्यादा। मैं आपको एक ना सिर्फ वकीलों का और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिहाज से आपको ये बता रहा हूँ कि आज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन जो है इंतहाई दर्जे पर जो है उसका डाउनफॉल है और उसको हम फेस कर रहे हैं। वो हम कराची में हम रहते हैं तो हमेशा आर्ट काउंसिल या कराची प्रेस क्लब जो है सेंटर होता था पॉलिटिकल एक्टिविटी का, आज नहीं कर सकते आप। इसलिए ये लॉज जो बन रहे हैं, ब्लैक लॉज, उनके खिलाफ स्ट्रगल करना, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करना। जिस तरह से आप देखें ना, मेरे भाई कहते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, भाई हम भी कहते हैं कि पेंडेंसी 50 साल से ज़्यादा उसको जो है वो रद्द करते हैं, लेकिन आप 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं हमारे कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन 82% केसेस लोअर कोर्ट्स में हैं, सिविल अदालतों में है, 82% पेंडेंसी। तो उसके लिए क्या किया गया है? ये मैनेज्ड है भाई। जितना आपने सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया है, आज देयर इज नो मोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब उसके साथ से पाकिस्तान का लफ्ज़ काट दिया गया है, वो एक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रह गई है। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को खुश करने के लिए उनको जब तक वो हैं उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाते रहेंगे। इससे ज़्यादा कोई ब्लैक बात हो सकती है? अब आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह से आप जब बनाई है, वो उस जब अच्छी कोर्ट बनेगी तो हम भी उसको देख लेंगे, उसकी लेजिस्लेशन तो सामने लाएं। हम तो मौजूदा लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो नॉमिनेटेड है प्राइम मिनिस्टर की, और वो उनको अगले इलेक्शनों तक वो रहेगी 68 साल की उम्र तक, और उस वक्त तक जो काम भी हो रहे हैं वो आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपके सामने है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आपके सामने है। तो क्या वकला को इस वक्त अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? इसलिए वकला को हम समझते हैं कि कतई नज़र पॉलिटिकल एफिलिएशंस के, जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो अपनी जगह रखें, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन आप जो कि बार के और लीगल फैटर्निटी के हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन तमाम ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से बल्कि उन लॉज के हवाले से जो ब्लैक लॉज हैं और रिप्रेसिव लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बगैर कोई जमहूरियत और कोई जमहूरियत की तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वकला लोगों में ये शऊर न पैदा करें। थैंक यू अख्तर साहब। आफरीदी साहब आपकी तरफ चलते हैं। बोन साहब ने भी और अख्तर साहब ने भी जिक्र किया कि बाहर में काफ़ी पोलराइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी, आपकी भी गालिबन एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी है। अगर हम अपने बार में ज़्यादातर शायद 60-70% लीडरशिप को देखें तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, कोई PMLN में है, कोई JUI में है, कोई MQM में है। क्या आप समझते हैं कि जब लीडरशिप
इतनी ज़्यादा किसी और ख़ास तौर पे एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में बार की लीडरशिप की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है, तो वो उनकी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी जो है और जो आवाम की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जिसका अख्तर साहब ने भी हवाला दिया कि वो इश्यूज़ पे एक प्रिंसिपल्ड आवाज़ बन के, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इश्यूज़ हों, पीका हो, टेररिज्म हो, मिलिट्री कोर्ट्स हों, वो स्टांस जो है बार का एक नुमाया नहीं आता जब इस लेवल की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। इस तरह है कि वकला की जो ज़्यादा तादाद है, जिस तरह आपने कहा 70% से ज़्यादा वकला साहिबान की फिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सियासी पार्टी कोई गलत फ़ैसला करती है या कोई गलत काम करती है या कोई गलत कानून साजी करती है तो वकला भी उनका साथ दें। मैं समझता हूँ कि वकला को हमेशा कानून और आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, और बहुत सारी बातें इस तरह हैं कि वो सियासी पार्टियों को देखनी चाहिए, उनको हल करनी चाहिए, वकला को उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर कोई सियासी पार्टी कोई गलत फ़ैसला या कोई गलत इक़दाम लेती है तो वहाँ पे बार को अपना रोल अदा करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सही कानून के पास करने के लिए और लोगों को इंसाफ की फराहमी में मदद देने के लिए उनको अपनी पार्टी, अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी खड़ा होना पड़े तो उनको उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया दानिश साहब। एहसन बुन साहब, आपने जिक्र किया था कि जुडिशल डिलेज़ का बड़ा मसला है, और वाकई, और अख्तर साहब ने भी उस पर बात की, और वाकई है 25 लाख गालिबन पेंडिंग केसेस हैं। और मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बार की प्लेटफॉर्म से किस किस्म के रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट हुए हैं, चाहे खा वो सिविल प्रोसीजर कोड में हो जो फौजदारी के या दीवानी के मुकदमात होते हैं, या फौजदारी के जो मुकदमात हैं इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, या कोई एविडेंस के कवानीन हैं वगैरह, उन चीज़ों पे बार का क्या रोल रहा है और क्या होना चाहिए? मैं अर्ज़ करूं क्रिमिनल साइड पे, तो मेरी बात हुई लॉ मिनिस्टर साहब से भी और हम भी सजेस्ट करते रहे हैं, चूँकि हमने देखा कि जिन्होंने हमें ये कवानीन दिए उन्होंने तो बहुत सारी अमेंडमेंट करके इनको मौजूदा हालात के मुताबिक कर लिया, लेकिन हम आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अर्ज़ करूँ बहैसियत एक प्रैक्टिशनर के कि क्रिमिनल केस में कम अज़ कम किसी एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में मैंने आज तक सज़ा होते बंदा नहीं देखा। शायद लाखों केसेस में से, हज़ारों केसेस में से शायद एक आध पॉइंट आउट कर सके, नहीं, फॉर द रीज़न कि हमने कहा कि जी ऑक्युलर अकाउंट नहीं है, इसमें फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ये आया है तो इसकी चेन जो है वो ब्रेक हो गई है। इसलिए हमने सजेस्ट किया कि एविडेंस एक्ट में आप इन्वेस्टिगेशंस के टियर को बेहतर बना दें, लेकिन इसको एडमिसिबल बनाएंगे। रोज़ आपके पास अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं, बम धमाके होते हैं, बाकी हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं, तो हम कहते हैं जी इसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसी तरह कानून शहादत में, पीपीसी में, सीआरपीसी में हमने सजेस्ट की है, और मेरा ख्याल है पैकेज जो है वो सून। एक दो चीज़ें पैरामीटर्स, अख्तर साहब ने ये फरमाया कि बिल्कुल वकला को ये करना चाहिए। वकला जो हैं उनके बच्चे भी बच्चे हैं, ना कि सिर्फ सियासी लीडरान के बच्चे हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते रहें। आपने देखा 12 मई को वकला को आग लगा दी गई, वकला जला दिए गए, और चीफ जस्टिस साहब
उसके बाद 4 साल चीफ जस्टिस बने, उनके बच्चों को किसी ने पूछा? मैं अख्तर साहब से ये सवाल करता हूँ, ये तमाम सियासतदानों के बच्चे और बाकी जो प्रिविलेज क्लास के बच्चे, ये उनके लिए सारी प्रोटेक्शन है कि वकील और उनके माँ बाप और उनके बच्चे जो हैं वो तो जेलों में जाएं, सड़ें, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप इन सियासतदानों के लिए हम बिठा दें? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लायर्स कम्युनिटी को पैरामीटर्स तय करने चाहिए मुतहर्रिक होने के भी और एजिटेशन करने के भी, कि हमने एक चीज़ से आगे नहीं जाना, इसलिए ताकि हमने ये सारी चीज़ों को देखना। बाकी रही FCC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हमने नाम ही सुना हुआ है, हम पहले भी देखते रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को फ़रोग़ दिया, नज़रिया ज़रूरत के तहत अपना डिसाइड किए केसेस, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसका नाम, आपको नाम से बड़ी मोहब्बत है तो आप उसका नाम कोई रख लें। मैं ये समझता हूँ कि हमें नाम से नहीं, हमें काम से गर्ज है, हमें काम से गर्ज है। हम आइन और कानून के फैसले चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दे, हमें वो नहीं चाहिए जो नुसरत भुट्टो केस का फैसला मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दे, हमें वो नहीं सुप्रीम कोर्ट चाहिए जो ज़फ़र अली शाह केस में आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दे। हमें वो अदालत चाहिए जो आइन का पासदार भी हो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अख्तर साहब, बोन साहब ने जिक्र किया कि अदलिया ने की बड़ी भयानक तारीख रही है सुप्रीम कोर्ट की। एक व्यू पॉइंट ये भी है कि जब जजेस कोई रेजिस्ट करते हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाता है। अब और उससे एक मैसेज भेजा जाता है उस वक्त के भी जजेस को और फ्यूचर जजेस को कि आप इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन ना करें। एक मिसाल हमारे सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां कुछ जजेस ने लेटर में बाकायदा लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हमारे फैमिली मेंबर्स को एबडक्ट कर रहे हैं, उनके बेडरूम से कैमरास बरामद हुए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आई। बाकी सारे हाई कोर्ट से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे यहाँ भी इंटरफेरेंस होती है। उसके बावजूद 3 चीफ जस्टिसेस, आई थिंक ये शुरू हुआ था बंदयाल साहब के टाइम में, फिर काजी फाइज ईसा साहब के टाइम में भी ये इशू रेज हुआ मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, और अब याया अफरीदी साहब के भी दौर में और अब अमीनुद्दीन साहब के भी दौर में कुछ नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि जब ऐसे इश्यूज पे जुडिशरी की तरफ से भी और बार की तरफ से भी खामोशी होती है तो आप आइंदा भी जुडिशरी में मौलवी तमीज़ुद्दीन टाइप केसेस ही डिसीजंस ही पैदा कर रहे हैं? कोई सेंसिबल जज, रैशनल जज अभी रेजिस्टेंस के पाथ की तरफ नहीं जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही गामजन होगा? देखिए ना सलाउद्दीन साहब, बात यह है कि ये आपकी सारी बात जो है ना, ये फिर मैंने पहले आपसे कहा कि जब आपकी पार्लियामेंट्री सॉवरेन नहीं हो, जब आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ये हो, और जब उसकी जिसको आप कह रहे हैं कि एडमिटेडली हाइब्रिड रिजिम हो और पार्टनरशिप के साथ जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हों, तो फिर कौन उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा? इन चीज़ों को कौन तफ्तीश कराएगा या करेगा जहां जजेस कहते हैं कि सब हम महफूज नहीं हैं या उन पर प्रेशर्स आते हैं या उनके बारे में ये चीज़ें की जाती हैं? तो कोई ऐसी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि किस किस्म की डेमोक्रेसी क्या है। जो पहले ही मैंने आपको तारीफ़ के लिए कहा कि उसमें जब तक पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी नहीं होगी, जब तक आपकी प्रेस की आज़ादी नहीं होगी और आप जुडिशरी आज़ाद कोई अलग से होके तो नहीं हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूइंग, मैंने तो पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया कि कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है इस मुल्क के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर। और जहाँ आप ये देखें कि मैंने एक जुमला कहा था कि जो इकनॉमिक्स में होगा वो पॉलिटिक्स में भी होगा,
और जहाँ आपका मोर देन 45% कैपिटल फ़ौज के पास हो, और जहाँ 92 लाख एकड़ लैंड जो है वो फ़ौज ले ले। पहले तो इंडिविजुअल अलाटमेंट्स होती थी और दे बिकेम प्रोटेक्टर ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब वो कहते हैं कि ज़मींदारी भी हम चलाएंगे, मिलें भी हम चलाएंगे, PIA को भी वो चलाएंगे, दूसरी कॉरपोरेशंस को भी वो चलाएंगे, तो पॉलिटिक्स भी वो चलाएंगे। तो इसमें कमिटमेंट तो सिर्फ बाहर की बात नहीं है, कमिटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि सियासी पार्टियों का क्या रोल बनता है कि वो किस तरह से अपने को इससे आज़ाद करवाती हैं और उनको पॉलिटिक्स से बाहर करती हैं, इकनॉमिक्स से बाहर करती हैं, इकनॉमिक्स अपने हाथ में लेती हैं। बहुत बड़े सवालात हैं ये, सिर्फ हमारा ये नहीं है, हम इसको बड़े महदूद पैमाने पर इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया किसी जज के ऊपर और किसी के ऊपर, वो तो पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए ना। तो उस सिस्टम के खिलाफ जो हम प्रिवेल कर रहा है उसके तरफ मैं मतवज्जो करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को भी और बाहर को भी और सियासी पार्टियों को भी कि भाई उस सारे सिस्टम के बारे में सोचें कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। एक अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कहती है मैं सियासी पार्टियों से बात नहीं करूँगी, मैं भी जाके उन्हीं से बात करूँगी। मतलब वेयर इज़ डेमोक्रेसी, वेयर इज़ कमिटमेंट। इसलिए जो है वो सारी तरफ है, सियासी पार्टियों की तरफ भी है, हमारी तरफ भी है, और हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। उसके अंदर आप जो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहते हैं, सबसे ज़्यादा बाशऊर समझते हैं आइन के बारे में, कानून के बारे में और तारीख़ के बारे में, उनके लिए मैं जो है वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कतई नज़र पॉलिटिकल एफिलिएशन के किसी कोई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा करें और कोई तहरीक मनज़म करने की भी बात करें जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो। शुक्रिया। शायद आफरीदी साहब आप भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐड करना चाहता हूँ कि जजेस साहिबान होते हैं, उनके पास बंदूक की ताकत नहीं है, उनके पास कानून और कलम की ताकत है। चाहिए ये कि सियासी जमातें जो हैं उनके पास एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं, उनके पास हुकूमती इख्तियारात होते हैं, चाहिए उनको कि वो उनको प्रोटेक्ट करें, बजाय ये कि जजेस साहिबान ख़ुद प्रोटेस्ट करके इस्तीफ़ा दें या वो करें। सियासी जमातों को और सियासी हुकूमतों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। अख्तर साहब, एक आपसे मजीद सवाल, आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सवाल पूछने थे जी, अभी टाइम है, वी हैव टाइम फॉर दैट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आपने जिक्र किया, आप खुद भी जुडिशल कमीशन के मेंबर रहे हैं 5 साल। 26वीं तरमीम के बाद पहली जब नामजदगी होनी थी आइनी बेंच की, तो उसमें 7-5 का वोट था गालिबन। 5 जिसमें ज़्यादातर जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के लिहाज से ही आइनी बेंच में जजेस मुरतब होने चाहिए। आपका वोट गवर्नमेंट के अराकीन के साथ था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को और फिर 5-6 जो और बने थे उनको अपॉइंट किया। उसका रैशनल क्या था और क्या आप अपने उस फैसले से और फिर अपने आइनी बेंच की कारकर्दगी और फिर जो अब वफाकी अदालत बनी है उसकी कारकर्दगी भी देखी है, तो आप क्या उस अपने फैसले से मुतमईन हैं या उसकी क्या रैशनल था? नहीं, देखिए अहमद साहब, आप उसकी जुडिशल कमीशन की डिटेल में जाना चाहते हैं। मेरा क्या उस सारे सिस्टम से प्रोटेस्ट करके रिज़ाइन करना ही इसका सबूत नहीं है कि मैं उसको सही नहीं समझता। क्योंकि जब आप बात यह है कि एक नई लेजिस्लेशन, नई जो है वो अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट के आने के साथ उसका मसला ये था कि भाई उसके रूल्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं, उसे किस तरह से आप आगे मूव कर रहे हैं। तो उस वक्त उस स्टेजेस के ऊपर जो है जो चीज़ें जितनी भी हो रही थी, मसला यह है कि ट्रांसफ़र्स का मसला है कि दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके लाएं। उसके ऊपर हमने कहा चलें, आपने अमेंडमेंट कर दी है तो आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं कि बगैर कंसेंट के, लेकिन सीनियर मोस्ट कैसे हो सकते हैं? उस सीनियर मोस्ट के ऊपर जो है एतराज़ात थे। उसके ऊपर जब फिर वो वोटिंग, मतलब है वहाँ कोई हमारा सारा झगड़ा पुराना ज़माने में 5 साल ये था कि क्राइटेरियाज़ के ऊपर जाएं, आप उनके ऊपर जाएं, आप सिर्फ जो है वो वोटिंग की तरफ मत जाएं। फिर एक वोटिंग से 6-6 हो जाते हैं हम, तो चीफ जस्टिस साहब का उधर वोट दे देते हैं तो वो भी हो जाता है।
तो दैट वाज द रीज़न जितना भी हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रही थी या जो जजेस की जो है वो जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा था, उन सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाई नहीं था। तभी तो मैंने कहा कि भाई अंदर मैंने क्या कहा है, कहाँ वोट दिया है, किधर किया है, वो तो लोगों को पता नहीं है। आप बाहर बैठे हुए कहते थे अख्तर साहब भी शामिल हैं। तो मैंने, मेरे दोस्त हैं मतलब बनाने वाले, जिन्होंने हमेशा मुझे जुडिशल कमीशन में सपोर्ट किया और बनाया और नॉमिनेट किया, और उसमें नॉमिनेशन में तो सारे आपके ग्रुप के सारे लोग भी कहते थे कि अख्तर को ठीक है करो आप, लेकिन यूनानिमस होता था। लेकिन बात यह है कि मैंने तो यही कहा कि मैं यूनानिमस विल का नुमाइंदा हूँ, और आज बाहर डिवाइडेड है और ये फंक्शनल मुझे सही नहीं लग रहा है। ये वहीं फिर स्क्वायर वन पर हम खड़े हैं, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, तभी तो मैंने प्रोटेस्ट में रिजाइन किया था और बाहर आया था। थैंक यू अख्तर साहब। बून साहब, आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, अब माशाल्लाह आप जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, क्या वजह थी आपकी नज़र में कि ये जो वफाकी आईनी अदालत बनाई गई है, इन 7 जजेस को ही चूज किया गया? क्या आपके इल्म में कोई इनकी कोई किसी आईनी इशू पे कोई इनकी कोई लैंडमार्क, कोई इन सब में से किसी की कोई लैंडमार्क जजमेंट आपकी अभी आप शेयर कर सकते हैं? दूसरा एस्पेक्ट ये क्या वजह थी कि जुडिशल कमीशन के ऊपर एतबार नहीं किया गया, और जो पहली नामजदगियां थी वफाकी आईनी अदालत की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वजीर आजम को सौंपी गई? मैं ये अर्ज़ करूं, सबसे पहली बात तो जो आपने फरमाया कि इन 7 जजेस को ही क्यों, चूँकि दिस वाज नॉट बिफोर द जुडिशल कमीशन, ये असम्बली की विल के मुताबिक जो पहली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइन में तब्दीली के हवाले से की गई, उसी के नतीजे में असम्बली ने जो 2/3 मेजॉरिटी से किया, उसी के नतीजे में ये अपॉइंटमेंट्स हुई। लेकिन एक बात मैं बड़ी अजीब मुझे लगती है, चूँकि हम सारी लाइफ हम भी करते रहे हैं, ये पॉलिटिक्स हमने देखी है, मुखालफत बराए मुखालफत, क्या ये जज जो असम्बली ने तरमीम की, क्या ये मोदी को इख्तियार दे दिया कि मोदी यहाँ अपॉइंट करेगा? मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं, हम दूसरे अदारों की इंक्लूडिंग आर्मी की इंटरफेरेंस की बात हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए सारे अदारों में, लेकिन जब बात करते हैं फ़लाँ आदमी प्राइम मिनिस्टर, जो हमने सारा हाइब्रिड निज़ाम आज आपके सामने है, यहाँ हमेशा जहाँ आर्मी चीफ हैं उन्होंने मदाखलत की है, जहाँ पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा ऐसे किया उन्होंने सारा लपेट के तो डाल दिया। आप अपनी जियो प्लेसमेंट के हवाले से अगर किसी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर आपका, ये नहीं इमरान खान साहब थे, वो बात नहीं करना चाहते पॉलिटिकल पार्टी से, वो कहते हैं मेरे साथ, जब वो बैठे हुए थे वो क्या कंटेनर पे, तो वो कहते थे मैं इनसे नहीं बात करना, वो रहील शरीफ के पास गए थे, वहाँ जाके उन्होंने सारी बात की थी, और आज भी वो कहते हैं कि इनसे मैंने कुछ नहीं लेना देना, पिंडी वाले मेरे से बात करें, देखते सारे उधर हैं। तो फिर क्या हम ये कहें कि ये कोई इंडियन आर्मी का चीफ है कि इससे अगर पॉलिटिकल पार्टी या एमएनए या हमारे अपोजिशन लीडर कर ले तो आपने कोई उधर से ला के बैठाना? नो, आपने इसी फ्रेमवर्क में अगर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं जिसमें सारी चीज़ें मुशावरत से चल रही हैं, आइन के मुताबिक चलें, और वो भी अपनी दायरे कार में रहें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी बात जो आपने की कि ये जज साहिबान के हवाले से, मुझे ये सारे के सारे जज साहिबान जो हाई कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये जो सारे के सारे ख़ास तौर पे इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये सारे के सारे आपकी, मेरी और पीटीआई के जो तमाम बार के लीडरान हैं, उनकी मूवमेंट के नतीजे में ये सारे प्लेस हुए, आज के सारे जो जज साहिबान हैं, और सिर्फ इसलिए
कि जब किसी ने किसी बार लीडर की, किसी सियासी आदमी की मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं किया, उस हुकूमत की, उस गवर्नमेंट की, उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के मुताबिक उसको रिलीफ नहीं मिला, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ हो गई है। आई एम नॉट प्लीडिंग द केस ऑफ, मैंने देखा है मियाँ नवाज शरीफ उन जजों के हत्थी पड़ गए जिन्होंने उसके मुताबिक नहीं दिया। इसी तरह मैंने देखा जो लैंग्वेज है इमरान खान की कि उसने उन जजों के साथ क्या किया जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया। मैंने थोड़ा बहुत हाल दो कि पीपल्स पार्टी को भी मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज ज़रा सॉफ्ट होती है कि उस बात करते हुए थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखते हैं कि इस लेवल पे ना जाएं। इसी तरह मौलाना साहब की जब बारी आई है तो मौलाना साहब को जहाँ पे जक पहुँची है उन्होंने जुडिशरी को उसी तरह आड़े हाथों लिया है। तो इसलिए आप ये जो बात करते हैं, हमें सारी चीज़ें बड़े ध्यान से लेके चलनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी और पॉपुलर पॉलिटिक्स की बुनियाद पे नहीं, हमें रैशनली चीज़ों को लेके चलना चाहिए जो मुल्क और अदारे के लिए बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। भून साहब, मगर इस लॉजिक से कि ये हमने ये जो भी अपॉइंट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, ये कहीं मोदी को तो नहीं अपॉइंट किया है, कोई इंडिया से तो नहीं लेके आए, तो उस लॉजिक से तो कभी भी किसी अपॉइंटमेंट पे कभी भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हटा देता है तो हमारा पाकिस्तान का ही आर्मी चीफ है, इंडिया का तो नहीं है, तो ये तो बहरहाल जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती। मैं आपकी बात को थोड़ा सा 1 मिनट में, मैंने देखा 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आए। मैं आपको आज भी एट लीस्ट विदाउट नेमिंग अगर आप कहेंगे तो मैं नाम दे दूंगा, मैं 6, 7, 8 जजेस आपको ऐसे दे दूंगा जिनको सिर्फ इसलिए लगाया गया, वो कंफर्म भी नहीं हुए, वो पेंशन ले रहे हैं कि हमने इनको अकोमोडेट करना है। उसके बाद तमाम के तमाम जजेस आप वहाँ कराची में बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह जिस चैम्बर से हैं आपको पता है उस चैम्बर का बड़ा रोल था चौधरी साहब की तहरीक में, और चौधरी साहब से मोहब्बत में भी उनका बड़ा रोल था, और किस तरह जज लगे कराची में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह चौधरी साहब के जो दूसरे यहाँ तो बार्टर था ना, बार्टर के पंजाब में एक चैम्बर से, और उनके जितने अजीज थे, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, सिर्फ एक मिसाल। मैं प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुका था 2007 में, मैं हाई कोर्ट का जज रह चुका था, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रह चुका था, मैं प्रोविंशियल बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रह चुका था। तो मैं एक कोर्ट में पेश हुआ तो मुझे जज साहब ने ये सवाल किया कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा पोजेशन है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट दें। मैंने कहा आप फलां डॉक्यूमेंट दें, ये खसरा गर्दारी है। उन्होंने कहा कि ये तो वकील साहब आपको पता ही नहीं है, आप ये सारे का सारा क्रॉस हुआ है। मैंने कहा सर रेवेन्यू की लैंग्वेज में ये कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। कहते हैं आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम एहसन भून है। अच्छा आप तो हमारे उस्तादों में हैं। मैं बात बता रहा हूँ कि वो जज साहब लगाए गए सिर्फ इसलिए कि एक चैम्बर के मंजूर नज़र थे। तो जब आप इस तरह के जज लगाएंगे और इस तरह के कराची में जो हाल है, ये पंजाब में पहले नहीं हो, पहले पंजाब का हाल ख़राब था, कराची में उसी मूवमेंट के नतीजे में आपने जो जज लगाए उन चैम्बरों से, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारे इंस्टीट्यूशन का, यहाँ भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर वक्त को आप देखें, हमने इस तारीख को देखा है और यहाँ पे जिस तरह के जज लगे हैं, मैं समझता हूँ उनसे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं जो अभी लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अख्तर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल में तो ये पर्सनल कुछ हो गया है। नहीं। और इधर उधर के जो है वो सवालात जवाबात हो रहे हैं। अख्तर साहब अगर आपकी इजाजत से अगर आप ऑडियंस से सवालात। Model which we should follow should be the American model, because you appoint the judges not for yourself or for Boon Sahab or somebody else. It is for the people of Pakistan.
let we know the person whom you are appointing the judges, what is their quality, how much law they know, how much society understand, and what they are going to do while acting as judges. Why don't you decide now and amend the rules and let it be done like it is आपका done सवाल in America? आपका सवाल आ गया है Like it दानिश is done in साहब दानिश America. साहब से इसका जवाब क्या आफरीदी साहब आप समझते हैं कि अगर अमेरिकन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फर्मेशंस हों जजेस की सेनेट स्टाइल वगैरह जिस तरह वहाँ होती हैं तो वो एक बेहतर निज़ाम होगा जजेस की सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान में? अमेरिकन जो स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पाकिस्तानी जो रियासत है, पाकिस्तानी जो लोग हैं और अमरीकी लोग हैं, इनके मिजाज में, उनकी रियासतों में, उनके कानून में बहुत फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि अगर यही सिस्टम जो लोग जुडिशल कमीशन में बैठे हुए हैं और वो सही तरीके से मेरिट पे फैसला करें तो कोई वो नहीं है कि मेरिट पे और अच्छे जज साहिबान नहीं आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह ये अभी डिबेट चली तो अगर ये इफ्स एंड बट्स और ये फेवरेटिज़म वाली बात बीच में से निकल आए तो मेरे ख़्याल में वकला में बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो कानून को समझते हैं, जानते हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। तो मेरे ख़्याल में निज़ाम ये भी बुरा नहीं है, मसला सिर्फ इस सिस्टम को चलाने का है कि हम इसको ईमानदारी से चलाएं। देखिए ना, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर बुनियादी बात यह है कि आप अमेरिकन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की तारीख भी देख लें कि भाई उनकी पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट क्या है और हम अभी फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में बैठे हुए हैं। इस फ्यूडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फ़ौज से भीख मांगती हैं, इक़्तिदार मांगती हैं। इसको देखें आप ज़रा। हम कह देते हैं कि वहाँ का है, हम यहाँ तो यह है कि भाई अब इस कमीशन के अंदर आया है नए उसमें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज़ राइट टू नॉमिनेट। ठीक है जी। और आप ये देखें कि 5 अगर वैकेंसीज़ हैं और 13 मेंबरों का कमीशन है तो 5 5 13 करते हैं तो 65 आदमी हो गए। वो 65 आदमी नॉमिनेट हो गए जाते हैं। उनको यही मेरा इस पर रूल्स पर भी झगड़ा था कि भाई कोई स्क्रूटनी कमेटी तो बना दें कि कहीं पर जो 4-5 आदमी स्क्रूटनी बना के उनको असेस करेंगे 65 आदमियों को, ना कि वोटिंग में डाल दें कि वोट करवा दें। मतलब है प्रेजेंट सिस्टम फ्लॉड है, मतलब है फ्लॉ है इसमें। इसको ये अमेंडमेंट्स जो हैं उनको हम समझते हैं कि पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए कम से कम बार के पास और पब्लिक के पास जानी चाहिए कि किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। और फिर बुनियादी बात पार्लियामेंट की आ जाती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठीक होना पड़ेगा कि वो फ़ौज के नरगे से निकलकर इंडिपेंडेंट और सॉवरन पार्लियामेंट बनाए। थैंक यू अख्तर साहब। दूसरा जो सवालात हैं वो मुख्तसर रखें। अस्सलाम वालेकुम सबको। बून साहब ने सिंध के जजेस का जिक्र किया और मैं क्योंकि सिंध से ही कराची में प्रैक्टिस करती हूँ, उस दौर के जजेस जस्टिस वजीउद्दीन अहमद हो गए, सबीउद्दीन अहमद साहब हो गए, जितने जजेस थे दे आर दिस आर आउट क्लास जजेस। और एक वक्त था कि कराची के सिंध हाई कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे होते थे कि लैंडमार्क जजेस में होते थे। देखिए हम लोग जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ अच्छा काम हो रहा है। अब लाहौर इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमें जेलसी होती है कि सिंध में वो काम नहीं हो रहा। और लाहौर वैसे भी बहुत डेवलप हो गया। ये तो आपकी राय है ना, सवाल यही है। मैं जी सवाल ये आपने कहा ना कि आप बहुत बुरे हो गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है कि सिंध हाई कोर्ट में ये जजेस जो अपॉइंटमेंट हुई है इनका जिम्मेदार कौन है? आप बिलीव करें कि हमारा अपेयर होने को दिल नहीं चाहता उन जजेस के सामने। मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक मगरपुर से है। मेरा ऐसा साहब से सवाल है कि उन्होंने ये कहा कि आज के जज पुराने जजेस से काफ़ी बेहतर हैं, तो वो इसलिए बेहतर हैं मेरी नज़र में कि वो गैर कानूनी फैसले देते हैं, इस वजह से बेहतर हैं। इसका मुझे जवाब दे दें। सर मेरा एक लास्ट वेरी भी एक क्वेश्चन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इनफैक्ट इस सारी डिस्कशन में अफरीदी साहब, बून साहब और हमारे अख्तर साहब, बल्कि
आप भी पैनल में शामिल हैं, कंडक्ट करना तो और बात है, चूँकि आपके सवालात जो है वो आए दिन चैनलों पे, टीवी पे और फिर कोर्ट्स में भी आपकी पिटिशंस देखते हैं। वेदर ऑल वी बिलीव द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, लिटिल बिट मैं नहीं इस बात में पढ़ रहा कि ये पार्लियामेंट का क्या स्टेटस है, जैसे अभी अमेरिका की बात, इफ देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी बिलीव, तो देन मेरे ख्याल के मुताबिक हमें पार्लियामेंट के डिसीजन को मानना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है अख्तर साहब, आप काफ़ी अरसे से यू आर इन द जुडिशल कमीशन और मीटिंग्स में आप बैठते हैं, और आई अप्रिशिएट योर गुड सेल्फ, आपका एक्सक्लूसिव हमेशा जो वर्शन होता है वो हम तक पहुंचता भी है। आप इस बात को आज काइंडली इस्टेब्लिश करें कि वेदर वी बिलीव टू द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, if we believe the supremacy of the parliament, then we believe the constitution, or we are now having constitutional approach. Thank you. मैं सिर्फ खेताराम की हद तक मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में पॉपुलर डिसीजंस मॉब मेंटालिटी को प्लीज़ करने के लिए नहीं होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई एक गैर कानूनी और गैर आइनी जजमेंट है तो मुझे बताएं। सिर्फ सड़क पे आप, यू आर ए ग्रोइंग लॉयर, आई रिस्पेक्ट यू, यू हैव ऑल द राइट टू से वाट एवर यू वांट, लेकिन बात यह है कि आप हर फैसले को किसी तनाज़र में कह देना कि गैर कानूनी फैसला करते हैं, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई बात नहीं है। कोई एक फैसला मुझे आप बता दें कि कोई ऐसा, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इसलिए अच्छे जज हैं, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसले देंगे, कानून के मुताबिक। मैं समझता हूँ, तवक्को करता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि किसी ख्वाहिश के मुताबिक, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले दें। थैंक यू। आ गई सर, एक सवाल ये है कि ईमान मजारी का फैसला जो 17 साल सजा दी है वो सही है। दूसरा इनका सवाल ये था कि आप क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, और अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती में यकीन रखते हैं तो फिर उनका जो भी फैसला है वो आपको तस्लीम करना ज़रूरी है। यही था। देखिए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट पर तनकीद का हक भी मेरा है, उसके फैसले पर, उसका फैसला सही है या उसका फैसला गलत है। अगर पार्लियामेंट कोई गलत ला, पीका ला पार्लियामेंट ने बनाया, वाई वी क्रिटिसाइज पीका ला, वाई वी क्रिटिसाइज द ब्रेक लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का ये मतलब नहीं है कि स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए हैं, जो मर्जी या करेंगे तो अवाम को क्रिटिसिज्म का हक नहीं होगा। हम उसकी पार्लियामेंट की जो है अवाम बालादस्त हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी तनकीद का हक अवाम रखते हैं। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर भी तनकीद का हक हमारा है आइन के दायरे में। तो इसलिए हम जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है, इस वजह से उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो, मतलब भून साहब ने सही कहा कि भाई वो पार्लियामेंट ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट ने बनाई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उस पर हमें तनकीद का हक है कि वो गलत बनाई है, गलत तरीका है, नॉमिनेशन के ज़रिए से नई जजेस को अपॉइंट किया जा सकता। मेरे नज़दीक, किसी के नज़दीक सही भी हो सकता है। तो ये बात है। दूसरा, शुक्रिया। शायद दानिश साहब, नहीं तो भाई उनका तो भाई हम गलत समझते हैं, हम कब उनके फैसले को सही समझते हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई वो गलत है, हाई हैंडेडनेस है, उसको वो पहले आपके आने से पहले वे हो चुका, हमने कहा है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला किया है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो ना डाल दें या सुप्रीम कोर्ट पे डाल दें। जी आफरीदी साहब, मैं अपने भाई के सवाल का वो करना चाहता हूँ। इस तरह है कि पार्लियामेंट बालादस्त है, जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो आइन है, चाहे वो आइनी तरामीम है, चाहे वो ऑर्डिनरी कवानीन है, वो सारे पार्लियामेंट से ओरिजिनेट होते हैं। पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेशन करती है और पार्लियामेंट आवाम का इदारा है। ये हमारे बड़े बैठे हुए हैं, इन सब को वोट हम सब, आप सब पाकिस्तानियों ने दिया है। अगर पार्लियामेंट बालादस्त है तो ये पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट से ये पूछना चाहिए कि वो क्यों गलत कवानीन बनाते हैं। अगर एक
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के लिए लेजिस्लेशन करती है या पीका करती है या कोई और कानून बनाती है, वो बिल्कुल पार्लियामेंट से उसका हक पूछना चाहिए, गली में पूछना चाहिए, सड़क भी पूछना चाहिए, जलसे में पूछना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट क्यों अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स या अगेंस्ट किसी और कानून की क्यों वो कानून साजी करती है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम क्यों कोई बात नहीं करता? हम सर आई थिंक आई एम ऑडिबल जी सर हम जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? हम सब यहाँ पे सर भून आप यूर अ पावरफुल फिगर सिटिंग हेयर, हम सब तकरीबन यहाँ पे लॉयर्स हैं, सब बातें हो जाती हैं लेकिन ये बात नहीं होती है। सर कोई मैकेनिज्म है तो मुझे बता दें। आई वुड लाइक टू इनलाइटन माई सेल्फ एंड अदर पीपल ऑल्सो कि क्या कभी भी जजेस की अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए वाई देयर इज़ नथिंग एज येट। थैंक यू। जजेस की अकाउंटेबिलिटी का एक आइन में प्रोसेस है, आर्टिकल 209 में, और उसमें पीछे माजी करीब में 2-3 जजेस जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल है सफ़र भी किया है, और हम ये हमेशा कहते हैं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो तेज़ होना चाहिए। ये आज नहीं, बाहर का ये मौक़िफ़ दाइयों से है और ये होना चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह आपने कहा 2-3 जज साहिबान की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हुआ और अल्टीमेटली विदाउट नेमिंग देम वो रिमूव भी हुए। एक और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो बेहतर बात है वो हमारा मुतालबा था कि भाई एक जज कन्फर्म हो जाते हैं हाई कोर्ट के, तो उसके बाद एक्सेप्ट 209 जो भून साहब फरमा रहे हैं वो उनके वो था। अब यह है कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ये आ गया कि भाई उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर। ये पहले होता ये था कि जज जब कंफर्म हो गया तो वो काम करे ना करे और वो कितना भी करे क्या करे, तो अभी तक मगर वो rules नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2 साल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर एन इंफॉर्मेटिव सेशन। अब साइड पे आके बात कर लें, भून साहब को हम रोक के रखेंगे।